Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online tutorial of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes student, let's start today's lecture. Yes student, today's topic is AC circuit with pure capacitor. कल हमने जो किया था बेटा वो किया था AC circuit with pure inductor. आज करेंगे कैपेसिटर. फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, डायग्राम ड्रॉ करना होता है फर्स्ट पॉइंट में. तो यहाँ कैपेसिटर लगा देंगे और ये AC ब्रैकेट. ठीक है, सप्लाई कैसी है, AC सप्लाई है. तो सेकेंड पॉइंट होता है इक्वेशन ऑफ ईएमएफ. इक्वेशन ऑफ ईएमएफ. अब एसी सप्लाई की अगर इनपुट दोगे तो ईएमएफ क्या आएगा, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. देखिए कुछ तो चीजें सेम चलेंगी. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इक्वेशन ऑफ करंट. अब इक्वेशन ऑफ करंट कैसे निकालें, रेजिस्टर का इक्वेशन ऑफ करंट निकालना सबसे इजी था कि ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते थे 8 से, तो ये क्या बन जाता था, करंट बन जाता था. बट इंडक्टर में कल हमने देखा कि हमें इंटीग्रेशन करना पड़ा था. अब कैपेसिटर में हम इक्वेशन ऑफ करंट कहां से निकाला था, हम अपनी प्रीवियस रिलेशन को यूज करेंगे. एज वी नो Q इज इक्वल टू CV. प्रीवियस रिलेशन क्या है हमारी, Q इज इक्वल टू CV. अगर मैं d/dt से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, अगर दोनों तरफ मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या होगा, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड. दोनों तरफ बेटा डिफरेंशिएट कर दो तो ये बन जाएगा dq/dt. dq/dt ये बनेगा d/dt CV. ठीक है. ना इसके बाद देखिएगा dq/dt यहाँ पर आ रहा है d/dt CV. तो V इज अ वोल्टेज. वोल्टेज का मतलब होता है EMF. तो EMF की इक्वेशन यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं. और dq/dt क्या होता है हमें पता है, हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि करंट का फॉर्मूला 10th में क्यों प्लस 2 में भी बहुत पढ़ लिया. करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम. ये करंट का फॉर्मूला होता है. देखो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम मतलब करंट तो तुम्हें मिलना स्टार्ट हो जाएगा. तो इक्वेशन ऑफ करंट है तो करंट ही होनी चाहिए. तो यहाँ पर हम लिखेंगे I इज इक्वल टू, ये तो बन गया I. ये क्या बनेगा, C कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. d/dt, d की वैल्यू रख दो E नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, वैल्यू आ गई है. अब E नॉट को भी बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है C E नॉट. d/dt डिफरेंशिएट करोगे साइन ओमेगा टी का C E नॉट. साइन का डिफरेंशिएशन होता है बेटा cos ओमेगा टी मल्टीप्लाई ओमेगा. देखिए डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएट होने के बाद ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा. जब ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा तो उसमें से ओमेगा बाहर आएगा. ठीक है, डिफरेंशिएशन में ये चीज मल्टीप्लाई में आती है, इंटीग्रेशन में ये डिवाइड में आती है. कल हम इंटीग्रेशन कर रहे थे प्योर इंडक्टर वाले टॉपिक में इंटीग्रेशन कर रहे थे, बट बाय मिस्टेक हम उसको मल्टीप्लाई में लिख गए थे. ठीक है, वो डिवाइड में लिखना था. तो ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है और डिफरेंशिएशन में चीज मल्टीप्लाई होती है. ठीक है, गलती मत कीजिएगा. हाँ, दूसरा डिफरेंशिएशन साइन का cos होता है, बच्चे माइनस cos कर देते हैं, नहीं इंटीग्रेशन होता है. चलिए, तो I कितना आ गया हमारा, C E नॉट cos ओमेगा t 2 में
ओमेगा को भी आगे लिखते हैं I इज इक्वल टू सी ई नॉट ओमेगा cos ओमेगा टी। अब बात करते हैं तो इसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने में क्या होगा, sin ओमेगा टी का मतलब अगर हम कंपैरिजन कर भी रहे हैं तो sin आना चाहिए, वहां cos आ रहा है तो cos को sin में बदलने का कल मैंने तुम्हें मेथड बताया था 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा। 90 माइनस थीटा हमने इंडक्टर में यूज किया था, आज यूज करेंगे 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा इसमें लगा देते हैं c e नॉट ओमेगा, ये हो जाएगा cos बदल जाएगा इसमें sin में 90 प्लस थीटा कर देंगे पाई बाय 2 90 प्लस थीटा कितना है ओमेगा टी 90 प्लस थीटा ये आ गया बेटा आई। ठीक है, अब प्लस का साइन है ओमेगा टी पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब सेम प्रोसीजर है, कल वाले प्रोसीजर चलेगा आगे। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई, आई की जब मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, लेट्स सी। अगर ये साइन के साथ जो थीटा है अगर ये 90 डिग्री हो गया तो साइन मैक्सिमम हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम करने के लिए थीटा को 90 कर देते हैं। इफ पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री होगा दिस इंप्लाइज, तो करंट इसके इक्वल आएगा सी ई नॉट ओमेगा, तो करंट इसके इक्वल आएगा सी ई नॉट ओमेगा। साइन थीटा जो है वो 90 डिग्री होने के कारण 1 हो गया, तो ये कंप्लीट वैल्यू जो आ जाएगी बेटा 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे आई नॉट से। इज इट क्लियर टू यू? इससे रिप्रेजेंट करेंगे आई नॉट से। तो अब इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे आई नॉट, तो इसको कुछ इक्वेशन दे देते हैं, मान लेते हैं लेट द इक्वेशन को 1, यहां लिख देते हैं पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर दो। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, देखिए अब सी ई नॉट ओमेगा ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू को आई से नहीं आई नॉट से लिखा जाता है, तो सी ई नॉट ओमेगा में आई नॉट लिख देते हैं। इक्वेशन आ जाएगी, फाइनल इक्वेशन आ जाएगी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब ये इक्वेशन आ गई है, इसको और इस इक्वेशन को कंपेयर करो। ये इक्वेशन है ईएमएफ की और ये जो इक्वेशन है ये है करंट की। दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट, ये ईएमएफ की इक्वेशन है और वो करंट की इक्वेशन है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर सब कुछ सेम है, लेकिन साइन के साथ जो एंगल है इस एंगल में प्लस 90 डिग्री हो गया। कौन से में, आई की जो इक्वेशन है करंट की इक्वेशन 90 डिग्री आगे है, प्लस होगा 90 डिग्री तो 90 डिग्री आगे है। जब हम कल डेरिवेशन कर रहे थे इंडक्टर की, तो इंडक्टर में माइनस पाई बाय 2 था, वो 90 डिग्री पीछे था करंट। आज करंट 90 डिग्री आगे हो गया, तो कौन पीछे हो गया, ईएमएफ 90 डिग्री पीछे हो गया। याद रखना इस चीज का, ध्यान रखना, कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, फेज डिफरेंस। तो इसमें फेज डिफरेंस आ रहा है, देखो कितना फेज डिफरेंस है तो 90 डिग्री का, बट कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है लिखना पड़ेगा। तो फोर्थ स्टेप में लिख देते हैं फेज डिफरेंस कितना फेज डिफरेंस होगा इसका, फेज डिफरेंस होगा फेज डिफरेंस बाय पाई बाय 2। ठीक है, कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, तो यहां लिखेंगे आई करंट है वो लीड कर रहा है और ईएमएफ वोल्टेज क्या कर रही है, लैग कर रही है। कितने से लैग कर रही है, बाय 2। ठीक है, ये फोर्थ स्टेप हमने लिखा। चलिए फिफ्थ स्टेप बताइएगा, फिफ्थ स्टेप क्या होता है। कल मैंने तुम्हें बताया था फिफ्थ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है।
और वो फिफ्थ स्टेप होता क्या है? फिफ्थ स्टेप में हम बताते हैं ऑपोजिशन फैक्टर। क्या बताते हैं? ऑपोजिशन फैक्टर। रेजिस्टेंस में ऑपोजिशन फैक्टर जो होता था वो रेजिस्टेंस होता था। इंडक्टर के अंदर जो ऑपोजिशन फैक्टर तुमने बताया था वो क्या था? ऑपोजिशन फैक्टर इन केस ऑफ द इंडक्टर। तो फिफ्थ स्टेप है ऑपोजिशन फैक्टर। यहां तक दिख रहा है ना बेटा? कट तो नहीं हो रहा? लेट मी चेक। चलिए, ऑपोजिशन फैक्टर देखिए बेटा क्या है, इसको बोलेंगे किसको? दैट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस। बट वर्ड याद रखो तुम, रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एक्स से। कैपेसिटिव होने के कारण सी लग जाएगा। कल मैंने बताया था जब भी ऑपोजिशन फैक्टर निकालना हो तो ओम्स लॉ याद किया करो। ओम्स लॉ में आर कैसे निकलता है? वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। ठीक है, हमेशा कोई भी रिएक्टेंस, कोई भी ऑपोजिशन फैक्टर निकालना हो तो वोल्टेज को करंट से ही डिवाइड किया जाता है। तो वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर दो, लेकिन पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू को। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा इसका? E नॉट डिवाइडेड बाय I नॉट। I नॉट की वैल्यू यहां से देख लो, हमने लिखी होगी ना, ये रहा I नॉट की वैल्यू, ये रही I नॉट की वैल्यू यहां से देख लो। चलिए, C E नॉट ओमेगा, तो पुट कर दो E नॉट डिवाइडेड बाय C E नॉट ओमेगा। तो E नॉट से E नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो XC का फार्मूला क्या बन जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। XC का फार्मूला बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय C ओमेगा। C क्या है यहाँ पर? C है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। This is a very important formula. XC is equal to 1 by C ओमेगा। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें बताऊं, कल वाला पॉइंट बताऊं, तो XL जो आया था वो आया था L ओमेगा। XL कल जो रिएक्टेंस आई थी इंडक्टिव रिएक्टेंस वो थी L ओमेगा। आज जो रिएक्टेंस आई है वो आई है 1 by C ओमेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था? इंडक्टर के अंदर क्या था? हमने देखा था जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, चेंज होता है करंट, तो वैसे वैसे रिएक्टेंस बढ़ता है। ऑपोजिशन के केस में कब रिएक्टेंस मैक्सिमम होगा? जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो रिएक्टेंस नहीं होगा, 0 हो जाएगा। तो किस केस में 0 होता था? डीसी में। अगर तुम डीसी करंट दोगे, डायरेक्ट करंट दोगे, स्टेडी करंट दोगे तो ओमेगा 0 रहेगा, तो ऑपोजिशन नहीं होगा। इंडक्टर डीसी को आराम से फ्लो होने देता है, उसको अपोज नहीं करता, क्योंकि उसमें ऑपोजिशन, उसका रिएक्टेंस 0 हो जाता है। एसी को रोक लेते हैं, एसी को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। अब आ जाते हैं कैपेसिटर के केस में। बेटा कैपेसिटर के केस में क्या होगा? कैपेसिटर के केस में जो रिएक्टेंस है, जो ऑपोजिशन फैक्टर है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की। अगर कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो सोचकर देखो, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना रिएक्टेंस कम हो जाएगा। कहने का मतलब इस कैपेसिटर के अंदर एसी बहुत आसानी से फ्लो करता है। कैपेसिटर के अंदर इनफैक्ट एसी ही फ्लो करता है, क्योंकि कैपेसिटर डीसी को फ्लो नहीं होने देता। तुम ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ से डीसी करंट दूंगा तो बीच में गैप है, कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में गैप होता है ना, तो डीसी करंट इस गैप को कवर नहीं कर पाता, सर्किट ब्रेक हो जाता है। जैसे तुमने एक सर्किट बनाया, सर्किट में बीच में से तार को तोड़ दिया, ठीक है, सर्किट को ब्रेक कर दिया, ओपन कर दिया, तो हमारा करंट वहीं पे रुक जाएगा, करंट आगे फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बीच में गैप आ गया। ऐसा ही कैपेसिटर लगाने से होता है कि अगर तुम डायरेक्ट करंट में, डायरेक्ट करंट डीसी करंट के अंदर, डीसी के अंदर अगर तुम कैपेसिटर लगाओगे तो कैपेसिटर उस डीसी को रोक लेगा, आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि बीच में गैप है, और वो करंट इस गैप को ओवरकम नहीं कर पाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? तो कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा डीसी को। अब देखो इस फॉर्मूले में भी ऐसा ही होगा क्या? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम फ्रीक्वेंसी को 0 करोगे, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है 0। जैसे ही तुम फ्रीक्वेंसी को 0 करोगे तो
ऑपोजिशन फैक्टर मैक्सिमम हो जाएगा इन्फिनिटी, इतना ज्यादा ऑपोजिशन हो जाएगा इन्फिनिटी जितना कि वहां से करंट पास नहीं हो पाएगा, अपोज हो जाएगा। पॉइंट इसलिए क्योंकि रिएक्टेंस मैक्सिमम हो गया तो करंट पास नहीं होगा। ठीक है, इन द केस अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाओगे तो रिएक्टेंस कम होता चला जाएगा, करंट इजीली फ्लो करेगा इन केस ऑफ एसी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा, एसी विल फ्लो और डीसी विल ब्लॉक, डीसी विल ब्लॉक। एसी फ्लो करेगा और डीसी ब्लॉक हो जाएगा। AC will flow and DC will block। क्लियर हो गए बेटा तुम्हें ये पॉइंट्स? देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होता है डायग्राम, सेकंड क्या होता है इक्वेशन ऑफ द EMF, थर्ड पॉइंट क्या होता है हमारा, थर्ड पॉइंट होती है ये इक्वेशन को ड्राइव करते हैं करंट की इक्वेशन को, फोर्थ पॉइंट में फेज डिफरेंस बताया जाता है, फिफ्थ पॉइंट है ऑपोजिशन फैक्टर जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझ लिया कि कैसे करना है। ऑपोजिशन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता दिया, ओम्स लॉ से याद रखो, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। कोई भी ऑपोजिशन निकालना, कोई भी रिएक्टेंस निकालना हो तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। ठीक है, लेकिन पीक वैल्यू लेनी है, मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, E0 डिवाइडेड बाय I0। I0 का फॉर्मूला था हमारे पास, पुट किया, ऑपोजिशन फैक्टर का फॉर्मूला आ गया, XC का फॉर्मूला आ गया, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कल हमने इंडक्टिव की थी, आज कैपेसिटिव कर लिया। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है बेटा हमारा वेव डायग्राम बनाना होता है और फेजर डायग्राम बनाना होता है लास्ट में। चलिए मैं ये रब कर देता हूं और वेव डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस पोर्शन को रखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6, वेव डायग्राम। कल मैंने तुम्हें वेव डायग्राम बनाना सिखाया था, वही रूल आज फिर फॉलो करेंगे, देखना कैसे है वेव डायग्राम के लिए। ये इतना काम करो और ये वेव बना दो। ये जो वेव होती है बेटा ये हमारी EMF की वेव होती है, इनपुट वोल्टेज वेव, इसको वोल्टेज वेव बोलते हैं। जो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में सिंपल जैसे हम वेव बनाते हैं वैसे मैंने वेव बना दी और इस पे लिख भी देंगे हम कि ये वेव कौन सी है। तो आंसर है E = E0 sin ओमेगा t। ये वेव, ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है ये वेव। चलिए अब बात करते हैं करंट की। कैपेसिटर के केस में करंट 90 आगे जा रहा है, मतलब वोल्टेज से पहले करंट है 90 प्लस कर दो उसके अंदर, तो करंट को यहां से स्टार्ट करते हैं 90 प्लस से, प्लस π/2 लिखते हैं यहां। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहां से 90 से। तो मैंने कहा था ना यहां तक अगर हम आते हैं तो टोटल टाइम कितना होता है t, और टोटल एंगल कितना हो जाता है यहां तक आने में 360 डिग्री। ये एंगल होता है तो इसके टुकड़े कर देते हैं, इसके पार्ट्स कर देते हैं 4। पहला पार्ट 90 डिग्री का, ये वाला जो पार्ट है ये कितना है 180 डिग्री। 360 का हाफ हो गया ना 180 डिग्री। फिर ये वाला जो पार्ट है 270 डिग्री। नाउ दिस वन, ये वाला जो पार्ट होगा बेटा ये कितना होगा 360 डिग्री। अब मैंने कहा था पॉइंट्स लगाने हैं। कैसे पॉइंट्स लगाने हैं, जब ये फुल है तो इसको जीरो कर दो। ये देखो ये जीरो है तो इसको फुल कर दो, ये फुल है तो इसको जीरो कर दो। ठीक है, ये जीरो है तो यहाँ पे एक इसकी लाइन में इसको फुल करो। फिर उसके बाद ये फुल हो गई, इसको जीरो कर दो। ठीक है, उसके बाद ये जीरो है तो इसको इस लाइन में फुल करो। अब इन पॉइंट्स को जोड़ दो बेटा। गलत हो गया ना, ये वेव ऐसे आ रही है तो ये जीरो है, ये जीरो तो इसका फुल होगा यहाँ, ये फुल, ये जीरो तो ये फुल होगा यहाँ। ये जीरो,
जिस साइड से वेव चलनी शुरू होती है उसी साइड पे खत्म होती है। कल नीचे से चलनी शुरू हुई थी, नीचे खत्म होगी, ऊपर से चलनी शुरू हुई, ऊपर खत्म होगी। तो चलो इन लाइनों को जोड़ते हैं बेटा। लो जी, बन गई वेव। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। ये फुल थी, ये जीरो थी, ये फुल हो गई, ये जीरो हो गई, ये जीरो हो गई तो ये फुल हो गई। ठीक है, फिर ये फुल हुई तो ये जीरो हो गई, तो क्या ये जीरो हुई तो ये फुल। समझ आ गया वो वेव कैसे बनती है। और ये वाली जो वेव है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली वेव I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। 90 आगे चल रही है ये। क्लियर हुआ बेटा तुम्हें ये? सही है सो नो, इज इट क्लियर टू यू? चलिए फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम इजी होता है। 7 पॉइंट फेजर डायग्राम में तो लाइंस लगाई जाती हैं। ठीक है, ये वाली जो लाइन होती है ये हमारी ईएमएफ की लाइन होती है जो ओमेगा टी ऊपर होती है बेस लाइन से। ई नॉट ये आई और सॉरी ई इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट टाइम t। उसके बाद जब करंट की लगाएंगे तो बेटा करंट अब 90 आगे है, इसमें 90 प्लस कर दो आई नॉट, ये वैल्यू आई की। तो ये फेजर डायग्राम बन गया। ये वाली जो लाइन है कौन सी को रिप्रेजेंट करेगी? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी को। और ये वाली जो लाइन है ये किसे रिप्रेजेंट करेगी? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। लो जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। क्या टॉपिक है हमारा ये? एसी सर्किट विद प्योर कैपेसिटर। ठीक है, जिसमें हमने डायग्राम, इक्वेशन ऑफ ईएमएफ, इक्वेशन ऑफ करंट, फेज डिफरेंस, ऑपोजिशन फैक्टर, वेव डायग्राम एंड फेजर डायग्राम ये किया है। तो बेटा हमने 3 सर्किट कंप्लीट कर दिए हमने। एसी सर्किट विद प्योर रेजिस्टर, एसी सर्किट विद प्योर इंडक्टर एंड एसी सर्किट विद प्योर कैपेसिटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारे इस यूनिट का, फिजिक्स का। तो इसको अच्छे से कर लो, इनको अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि अब मैं इन तीनों को जोड़कर, इन तीनों को कंबाइन करके करूंगा। उसको हम बोलेंगे एलसीआर सर्किट। एल इंडक्टर के लिए होता है, सी कैपेसिटर के लिए और आर रेजिस्टर के लिए। तो एलसीआर सर्किट ऐसा सर्किट जिसमें तीनों चीजें एक साथ लगी होंगी, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। तो क्या होगा, तो कैसे हम इन सारी चीजों को करेंगे, उसमें कैसे इक्वेशंस बनेंगी, कौन सी इक्वेशन कब बनानी है, कैसे बनानी है, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।